तो जहां हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म किया था, चलिए उससे आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। कितने पॉइंट्स पढ़ा था आपने? 6 पॉइंट्स पढ़ लिया था ना। तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 में क्या होगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वह एक दूसरे के पैरेलल v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो हम लोग को उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा। तो इससे पहले कि हम लोग वो सवाल करें, आपको मैं उसकी तैयारी करा देता हूं पहले कि वह सवाल होगा कैसे। तो सबसे पहले मानिए कि एक पॉइंट चार्ज q है, प्लस q है, ये y डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पर r दूरी पर इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। भाई देखिए, पॉइंट चार्ज है, मूव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज अगर मूव करे, मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस कर देगा। और आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग वायर है वह तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि इसके वजह से करंट कितना प्रोड्यूस होगा। तो करंट निकालने के लिए कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा, मान लेता हूं इसका एलिमेंटल डिस्टेंस dl, यह dl मान लेता हूं मैं, ठीक। और ये एज्यूम कर लेता हूं कि यह dl क्रॉस करने में dt समय ले रहा है। यह चार्ज q मूव कर रहा है ना v वेलोसिटी से, तो dl डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे dt टाइम लग रहा है। तो चार्ज कितना फ्लो हो गया? q। चार्ज तो q फ्लो हो रहा है ना, और टाइम कितना मान रहे हैं आप? dt। ठीक है ना। अब बताइए, वेलोसिटी v बराबर क्या लिख सकते हैं आप? वेलोसिटी v को मैं बताऊं आपको, v बराबर क्या हो जाएगा? dl बाई dt होता है ना, v बराबर dl बाई dt। तो अगर v इज इक्वल टू dl बाई dt हो गया, तो आप q तो रहेगा ही रहेगा, dt को क्या लिख सकते हैं? dl डिवाइडेड बाई v। तो क्या आ गया? q v बाई dl। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो कोई भी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से करंट कितना कैरी करेगा हम लोग निकाल दिए। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट सेवर्ट लॉ यूज करूंगा मैं। बायोट सेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा। बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? थीटा क्या होता है? डीएल और आर के बीच का एंगल, यही ना। डायग्राम देखिए, ये दिखा रहा हूं, डीएल और आर के बीच का एंगल यही ना थीटा होता है, जो कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 क्या लिख दिया आपने? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब क्या बच गया? डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो b बराबर, b का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, आईडीएल सब्स्टिट्यूट करिए, अभी ऊपर जो करंट निकाले हैं वहां से आईडीएल का वैल्यू, डीएल को भेज दीजिए आई की तरफ एलएचएस में, तो ये आ गया Q इंटू वी बाई आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गई तैयारी। अब इस पॉइंट में करना क्या है? इस पॉइंट में ये करना है कि एक पॉइंट चार्ज लीजिए और उसके पैरेलल में एक और पॉइंट चार्ज मूव कराइए। दो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये है प्लस क्यू, v वेलोसिटी से जा रहा है पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इसके ठीक सामने r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज है,
चलिए दोनों पॉइंट चार्ज को आइडेंटिकल मान लेते हैं, क्या जाता है। तो दूसरा पॉइंट चार्ज Q है और वह भी सेम डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोगों को इनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज मूव करे तो वह किसी भी r डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये पढ़ लिए ना। अब अगर आप एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम लेता हूं 1, ये 1 हो गया, ठीक है, और मान लीजिए ये चार्ज 2 हो गया, तो आप 1 की वजह से 2 के लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अभी भी तो यही तो किया है ना, ये एग्जाम्पल जो अभी बताया मैंने आपको, ये वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या किया, कोई भी पॉइंट चार्ज मूव करे तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन 2 में आ रखा है। तो मान लीजिए पॉइंट चार्ज जो मूव कर रहा है, एक का नाम 1 दे दिया, एक का नाम 2 दे दिया, तो 1 के मोशन के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे आप, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख दूंगा मैं B1। अब तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा ना कि चार्ज नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड B1 में है, तो QVB याद है ना आपको, फोर्स क्या होता है QVB। तो देयरफॉर हम लोग जब फोर्स F2 निकालेंगे तो क्या होगा, Q2V और B1, है ना, QVB अप्लाई कर दिया ना, QVB यही ना होता है फोर्स। तो फोर्स ऑन 2 क्या आ गया, Q2 और Q1 दोनों बराबर है, VV है और B का वैल्यू रखा मैंने म्यू नॉट बाई 4 पाई QV बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो देयरफॉर फोर्स F, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फोर्स F2 कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू Q स्क्वायर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यह फोर्स लगेगा किधर, ये बताइए, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते थे आप, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, V क्रॉस B करके, है ना, फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B करके निकालते थे। तो वेलोसिटी किधर है, फोर्स का डायरेक्शन मैं दिखाऊं यहां पर लिख के, चलिए V क्रॉस B, यही ना फोर्स का डायरेक्शन होगा, V क्रॉस B। तो दिस इंप्लॉइज V किधर है, J कैप में, है ना, V है J कैप में, और B किधर है, माइनस K कैप में। तो क्या आ गया इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया बताइए, J क्रॉस K क्या होता है, I, माइनस साइन लगा है तो ये आ गया माइनस I कैप, आ गया ना। तो देयरफॉर फोर्स किधर हुआ, लेफ्ट साइड, हो गया ना फोर्स लेफ्ट साइड। और चाहे आप राइट हैंड रूल लगा लीजिए, V क्रॉस B कर लीजिए, V की तरफ उंगलियां करिए पहले स्ट्रेच करके राइट हैंड को, और B की तरफ मोड़ दीजिए उंगलियों को B1 की तरफ, तो ऊपर उंगलियां करिए और अंदर की ओर मोड़ लीजिए, पेपर के अंदर की ओर मोड़ लीजिए, अंगूठा आ गया लेफ्ट। तो देयरफॉर फोर्स इस पर आ गया लेफ्ट साइड, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप 2 का मैग्नेटिक फील्ड निकालते 1 पे, 2 का मैग्नेटिक फील्ड निकालते 1 पे और फोर्स निकालते 1 पे, अभी आप कहां फोर्स निकाल रखे हैं, F2, ये F2 निकाल रखे हैं, F2 निकाल रखे हैं। अगर आप फोर्स F1 निकालते तो वो आता राइट साइड, करके देखिएगा, जैसे 2 पे निकाला वैसे 1 पे निकाल के देखिएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यह इन चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते ही हैं, F1 F2 तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे ही ना। तो देयरफॉर मैं सबके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, F मैग्नेटिक 1 और 2 के बजाय सीधे
F1 F2 तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ही ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड F मैग्नेटिक, F M, M मतलब मैग्नेटिक मान लिया। क्या लिख दूं आंसर? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू स्क्वायर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। तो दो चार्जेस अगर एक दूसरे के पैरेलल चलें, एक दूसरे के पैरेलल चले तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स यही होता है। याद कर लीजिए फॉर्मूला ये। अच्छा चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इनके बीच का, एफ ई निकालू। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, Q1 Q2 बराबर ही न माने हैं, तो Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। हो गया ना, ठीक है, ओके। अब अगर आपका मन हो, हालांकि हम लोग जो थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकाल चुके हैं, लेकिन चलिए अगर आपका मन हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो देखा जाए, तो एफ एम अपॉन एफ ई कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा। मैग्नेटिक फोर्स में भी तो है ना क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी है क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा, ठीक है। तो क्या आ रहा होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू वी स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू वी स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल आंसर एफ मैग्नेटिक अपॉन एफ इलेक्ट्रिक बराबर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये कहां से आ गया सी, बता दे रहा हूं मैं, एज सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये फॉर्मूला है याद करिएगा, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सी स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना, यह सी का वैल्यू होता है, ओके। तो सी का वैल्यू याद रखिएगा, है ना, ये हम लोग के सिलेबस में इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो देख रहे हैं आप ना, ये जो देख रहे हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई सी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि सी कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई सी स्क्वायर हो गया। हेंस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया। तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है, बिकॉज सी से अधिक वेलोसिटी नहीं ना हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो। हाँ अगर आप चाहें तो यह भी याद रख सकते हैं कि मूविंग चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, ठीक है ना, ये थ्योरी है, फॉर्मूला बनाते जाइए, याद करते जाइए, तो सवाल आपसे जल्दी जल्दी बनेगा। और नहीं आपका मन है डेरिवेशन सीखने का, तो वो मैं करके दिखा ही रहा हूं, डेरिवेशन करिए, आपकी चॉइस है। हालांकि स्टूडेंट्स आमतौर पर इसे रटते हैं, डेरिवेशन के बाद कोई भी फॉर्मूला आता है तो आप याद ही ना करते हैं, फिर भी मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, लगभग सारे डेरिवेशन मैंने किए हैं हर चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको बता भी रहा हूं कि ये रहा डेरिवेशन और ये रहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद करिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। दो लॉन्ग वायर्स हैं, हम लोग निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ,
क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। दो लॉन्ग और पैरेलल वायर्स हैं, दो वायर्स लेंगे जो बहुत लॉन्ग होंगे और दूसरे के पैरेलल होंगे, उनके बीच फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। ठीक है ना? तो मान लीजिए एक वायर यह है, ये एक वायर है, लॉन्ग वायर है, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी तक और नीचे भी इंफिनिटी तक। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ I1, इसके पैरेलल में, इस वायर के पैरेलल में एक दूसरा वायर रखा हुआ है, इस वायर के पैरेलल में एक दूसरा वायर रखा हुआ है, ये सेकेंड वायर है, यह भी इनफाइनाइट है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों को इन वायर्स के बीच का दूरी, ये वायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये वायर के बीच का डिस्टेंस R मान लेना है, और इन दोनों वायर्स का एक दूसरे पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि I2 सेकेंड वायर पर फोर्स निकालना चाहते हैं आप, तो फोर्स निकालने के लिए आप उसका एक एलिमेंट मानिए DL, इस पर फोर्स निकालना है तो एक एलिमेंट मानिए DL, इसका एलिमेंट एज्यूम कर लिया DL माने। ठीक है ना? ये रहा DL। DL किधर मानते हैं? करंट के डायरेक्शन में। तो मान लिया ना DL करंट के डायरेक्शन में, ऊपर करंट है और ऊपर ही DL मान लिया है मैंने। आप बताइए I2 पर करंट कैरिंग वायर पर कौन फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? I1, है ना? हम लोग जब I2 पर फोर्स निकालेंगे तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाएगा फोर्स, जब I1 पर फोर्स निकालेंगे तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उस पर फोर्स। समझ रहे हैं ना? एक 1 बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो 2 पे लग जाएगा फोर्स, 2 बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो 1 पे लग जाएगा फोर्स। तो हम अभी फोर्स किस पे निकालना चाहते हैं? DL किसका माने हैं? 2 का। तो यहां कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? I1। तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लिखिए, I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B1 मान लेता हूं मैं, तो जहां पर DL आपने माना वहां पर I1 का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा DL B1। ठीक, ये रहा B1, होगा ना अंदर की ओर? ठीक है ना? तो अब बताइए इस DL पर फोर्स, इस DL पर फोर्स किधर गया? DL किधर है? फोर्स क्या डायरेक्शन क्या होता है? I DL क्रॉस B, याद है ना? DL क्रॉस B। तो अगर आप निकालते हैं DL क्रॉस B1, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो ये क्या इंप्लॉय कर रहा है कि DL है J डायरेक्शन में और B1 है माइनस K डायरेक्शन में। तो कितना आ गया इसका वैल्यू? अभी थोड़ी देर पहले भी किया था यही चीज, माइनस I कैप आ गया। तो फोर्स किधर आ रहा है? माइनस I कैप। ठीक है ना? किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? ये निकाल रहे हैं ऑन I2, ये निकाल रहे हैं I2 पर। तो I2 पर फोर्स किधर आ गया? माइनस I कैप। ठीक, अब इससे पहले कि मैं इस फोर्स का वैल्यू निकाल दूं, I1 पर भी फोर्स निकाल लेते हैं। तो I1 पर किधर लगेगा फोर्स, या जानना अगर है तो पहले उसका DL एज्यूम करिए।
तो I1 का डीएल एज्यूम कर रहा हूं मैं, I1 का डीएल, कोई भी डीएल हो, किधर मानते हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो ये I1 के लिए डीएल रहा यह, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में ऊपर की ओर। अब यहां ये किसका डीएल है, I1 का, तो 1 पर फोर्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, I2, तो I2 वहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो I2 जो वायर है उसके लेफ्ट में I1 है ना, I1 कहां है, I2 के लेफ्ट में, तो I2 के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालिए I2 की वजह से। I1 कहां है भैया, I2 के लेफ्ट, तो जहां I1 है वहीं पर ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे आप, जिस वायर पर फोर्स निकालना है वहीं पर ना मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो I1 के लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो I1 का लोकेशन है कहां, I2 के लेफ्ट में, तो I2 की वजह से I2 के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, है ना, किधर आया, बाहर की ओर आया ना, ये आ गया बाहर की ओर, ठीक है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आया बाहर की ओर, बाहर मतलब कैसे दिखाया जाता है, डॉट से, ये रहा क्या, B2, यह 2 का मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए कलर्स यूज कर रहा हूं कि आपको याद रहे, जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड है उस करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को सेम कलर से लिख रहा हूं मैं। तो अब हम लोग अगर यहां पर निकालना चाहे फोर्स इस वाले डीएल पर, तो क्या लिखेंगे आप, डीएल क्रॉस B2, तो डीएल क्रॉस B2 निकालेंगे तो क्या आएगा, डीएल किधर है, जे कैप, और B2 किधर है, के कैप, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है जे क्रॉस माइनस के, माइनस आई है तो माइनस गायब कर दिया, नीचे आपने ना जे क्रॉस के निकाल रहे हैं, तो माइनस गायब होके आई आ गया, किस पर, ऑन I1, I1 पे, तो एक बात तय हो गई है कि दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था, न्यूटन्स लॉ यही तो कहता है कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना, तो ये होना भी चाहिए था, तो बना देता हूं मैं, दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, I2 पर, अरे यार दोनों में I2 लिख दिया ना, एक बार देखिए यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा, यहां देखिए, यहां पर ये देखिए मैंने I2 लिख दिया, जबकि हम लोग किस पर निकाले हैं फोर्स, I1 पर, तो इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं, हाँ, ये हम लोग फोर्स किस पे निकाले हैं, सेकंड वाला, ये जो सेकंड फोर्स निकाले इस कलर से, किस पे निकाले हैं, I1 पे निकाले ना, I1 पे निकाले हैं, ये फोर्स किस पे निकाले हैं, I1 पे निकाले हैं, ठीक है ना, तो I1 पर फोर्स I कैप राइट हो गया, I2 पर फोर्स माइनस I कैप लेफ्ट हो गया, ठीक है ना, तो I1 पर राइट, I2 पर लेफ्ट, होना ही चाहिए था ना इक्वल एंड अपोजिट, ये आ गया फोर्स I1 पर, किधर निकाले हैं, लेफ्ट, हो गया, DF लिख दे रहा हूं उसको मैं, और I2 पर किधर निकाले हैं, I1 पर निकाले हैं राइट, निकाले ना I1 पर I कैप, क्या देखिए I कैप आया ना, आया ना I कैप, तो I1 पर किधर निकाले हैं, राइट, I1 पर राइट, तो I2 पर किधर निकाले हैं, माइनस I कैप, तो माइनस I कैप मतलब लेफ्ट, नहीं होना चाहिए था ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए था ना, वही तो आया, I1 पर राइट, I2 पर लेफ्ट, ठीक है ना, तो DF पता चल गया आपको, ओके, अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, अब तो आसानी से निकल आएगा, मेन काम तो खत्म हो गया, मैंने तो बोला किसी भी एक पर निकालो यार, दोनों तो इक्वल ही आएंगे ना, किसी भी एक पर निकाल लो, चलो मैं किस पर निकाल दूं, ऑन I2 ही निकाल देता हूं मैं, I2 पर निकाल देता हूं, तो I2 पर लिखूंगा तो क्या लिखना होगा, I2 DL, लेकिन I2 पर कौन फोर्स लगाएगा, 1 का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना,
कितना आ रहा है DF बराबर I2 इंटू DL, B1 रख रहा हूं मैं, इन्फानाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ओके, लीजिए फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ DF अपॉन DL आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन म्यू नॉट DL को LHS भेज दिया मैंने, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये आ गया। दो इन्फानाइट पैरेलल वायर्स हैं, दो इन्फानाइट पैरेलल वायर्स हैं, तो उनके बीच फोर्स पर नेट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R आ गया। ठीक है ना। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि दोनों वायर्स में अट्रैक्शन है, रिपल्सन। देखिए डायग्राम, ये तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखिए, यह अट्रैक्शन कहेंगे इसे कि रिपल्सन कहेंगे, कहेंगे ना अट्रैक्शन। तो क्या कहा जाए कि पैरेलल करेंट्स में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, एंटी पैरेलल करंट में मैग्नेटिक रिपल्सन होगा। ठीक है ना, लिख दे रहा हूं मैं। पैरेलल करंट, पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट्स ना, while anti-parallel currents repels। ठीक है ना, पैरेलल करंट में अट्रैक्शन और एंटी पैरेलल में रिपल्सन। याद रखिएगा, फोर्स पर नेट लेंथ क्या आएगा, लाइक करंट, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्शन आएगा, उल्टा करंट तो रिपल्सन आएगा। ठीक है ना। एक सवाल करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, मान लीजिए कि यह एक इनफाइनाइट वायर है ना, एक इनफाइनाइट वायर ले रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 9, ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, I1 मान लेता हूं मैं। ऊपर भी इंफिनिटी को गया है और नीचे भी इंफिनिटी को गया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। और मान लीजिए दूसरा वायर इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जो सेकेंड वायर है इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो दूसरा वायर मैं इस तरह से रख रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ये सेकेंड वायर है पी क्यू, इसमें करंट फ्लो हो रहा I2 और इसका लेंथ P से लेके Q तक L है। ठीक है ना, लेंथ PQL है और इसमें करंट फ्लो हो रहा I2। तो हम लोगों को PQ वायर पर फोर्स निकालना है, PQ वायर पर फोर्स कितना होगा यह निकालना है। तो सोचिए, अगर वायर PQ पर फोर्स निकालना है तो वायर PQ पर फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड PQ पर फोर्स लगाएगा। तो क्या करें, PQ का एक एलिमेंट मान लेते हैं DL, किधर मानते हैं, करंट के डायरेक्शन में। और ये कहां माने हैं आप, एज्यूम करिए कि आप वायर से R डिस्टेंस दूर माने हैं, है ना, R डिस्टेंस दूर आपने माना है क्या, DL। या बेटर होगा अगर आप वेरिएबल R ले रहे हैं तो R डिस्टेंस दूर DL माने, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। DR माने, सॉरी, R डिस्टेंस दूर DR मान लेते हैं। अरे सिंबल्स का क्या है, वेरिएबल हम लोग R बनाना चाहते हैं ना, R में कंफर्टेबल फीलिंग आती है,
जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है r दूरी पर, तो आराम से फॉर्मूला याद है, तो r दूरी पर dr मान लिया है, dl के बजाय dr मान लिया। सिंबल्स में क्या रखा है, जहां मानना है dl वहां मान लिया dr, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें, 1 का, तो यहां पर 1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आप, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं B1, 1 का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं B1, तो ये रहा 1 का मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक, तो ये I1 करंट जो फ्लो हो रहा है वो यहां मैग्नेटिक फील्ड बना दिया B1, और ये B1 जो है, ये जो B1 है वह फोर्स लगाएगा dr पे, तो ये जो B1 है वह dr पर फोर्स लगाएगा, वही फोर्स हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये जो फोर्स लगा dr पर, यह फोर्स चलिए ऐसे दिखा देता हूं मैं, df। तो हम लोगों को यही फोर्स कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर देना होगा, बस हो गया सवाल। क्या किया मैंने सबसे पहले कि पीक्यू वायर का छोटा सा एलिमेंट माना dr, सिंबल चेंज कर दिया, हम लोग dl मानते थे ना, चलिए इस बार dr माना, क्योंकि हम लोग r वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो पीक्यू वायर का एक छोटा सा एलिमेंट माना dr, और जहां माना dr है वहां पर I1 का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया B1, है ना, r दूरी पर I1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल दिया। अब B1 इस I2 पर लगाएगा फोर्स, जिसको लिखा df। अब यही df लिख के इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो क्या आ गया, df का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, df क्या होता है, ILB होता है ना, तो लिखिए इसको, किस पर फोर्स, I कौन सा लें, I2, L क्या माने हैं आप, dr माने हैं, और B कितना है, B1 है कि नहीं, वैल्यू रखिए। तो I2 dr, B के जगह इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई r, ठीक है ना। F का वैल्यू आ गया, F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ df, है ना, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये तो हो गया कांस्टेंट, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dr बाई r, है ना। लिमिट लगा लीजिए, मान लीजिए लिमिट के लिए एज्यूम करिए कि जो P एंड है यह वायर से, इनफाइनाइट वायर से x दूरी पर है, ये तो गिवन होगा, ये गिवन होगा कि एंड P इनफाइनाइट वायर से x दूरी पर है, तो r का वैल्यू कम से कम x होगा, है कि नहीं। r कम P से लेके Q तक इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेशन का लिमिट P से Q जाएगा, तो r का वैल्यू P पर रहेंगे तो x हुआ, और Q पर रहेंगे तो x प्लस L हुआ, तो लिमिट x से लेकर x प्लस L तक। हो गया ना सवाल, कितना आ गया बताइए आंसर, म्यू नॉट, हो गया होगा ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln x प्लस L बाई L, x प्लस L बाई x, यानी 1 प्लस L बाई x, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। तो क्या सीखा आपने कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए आपको फिर से एक बार याद लाता हूं सब बातें। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पर फोर्स का सवाल हो, तो सबसे पहले कहां ध्यान देना होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सवाल आसान है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप तो 0, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन का सवाल बनेगा ये, ओके। इसके अलावा क्या पढ़ा आपने कि अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो फोर्स 0 आएगा,
वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना। दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पैरेलल जाए तो उनके बीच हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाले हैं। ठीक है ना। दो इनफाइनाइट वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले हैं। ओके, तो रिवीजन करते रहिएगा, लेकिन जो बेसिक है वो याद रखिएगा। जब कभी भी मैग्नेटिक फोर्स का सवाल हो तो सबसे पहले कहां ध्यान देना है? मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, आसान सवाल है। स्ट्रेट वायर आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप तो जीरो। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है ना। अब थ्योरी का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट ऑफ थ्योरी। मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग लूप है। इफ अ करंट carrying loop is placed in uniform magnetic field, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, देन क्या क्या बातें याद रखनी है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले यह बताइए मैग्नेटिक मोमेंट, याद है पढ़े थे ना? क्या था मैग्नेटिक मोमेंट? आई एन ए, आई नंबर ऑफ टर्न्स, ये करंट हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, इनटू एरिया वेक्टर आई एन ए क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड बाई द करंट कैरिंग लूप। डायरेक्शन क्या होता है एम का? वही डायरेक्शन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आप लूप का कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे लोग प्रैक्टिस भी खूब कर चुके हैं। दूसरी बात, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा होता है तो नेट फोर्स क्या आता है इस पर? जीरो। तो नेट फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा, है ना। टॉर्क लगेगा, टॉर्क टाउ एम क्रॉस बी से निकालेंगे। टॉर्क टाउ एम क्रॉस बी से निकालेंगे। ठीक है ना। एम क्रॉस बी से निकालेंगे, टॉर्क टाउ एम क्रॉस बी से निकालेंगे। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, यू बराबर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी। यू क्या अप्लाई करेंगे? माइनस एम डॉट बी। और तब अगर कहा जाए कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट लूप स्लोली, है ना। अगर आपको ये निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लूप को स्लोली रोटेट करने के लिए, तो ऊपर यू निकाल चुके हैं ना, लिखेंगे आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, सब आपको रट जाना चाहिए। तो ये थ्योरी है। किसका थ्योरी है? अगर करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो हम लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं लोग। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं मैं इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जहां पर यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन में, बल्कि उसके परपेंडिकुलर प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है, -z के लॉन्ग, है ना। और एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग एलिमेंट रख रहा हूं मैं, एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग एलिमेंट रखूंगा मैं। तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे रखा हुआ है, इसका एक एंड ओरिजिन पर है और इस तरह का ये है, करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर मान रहा हूं ना, फिर से बना रहा हूं, देखिए मैं करंट कैरिंग एलिमेंट बोल दिया था, नहीं नहीं एलिमेंट नहीं वायर है, करंट कैरिंग वायर है इस तरह का, है ना। इस तरह से करंट कैरिंग वायर मानिए, एक्स वाई प्लेन में यह रखा हुआ है, ठीक। दूसरा एंड जहां पर है उस एंड का कोऑर्डिनेट है l,0 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से I करंट, ठीक है ना, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको इस वायर पर फोर्स निकालना है कि इस वायर पर क्या होगा फोर्स। बताइए कौन सी टॉपिक का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पर फोर्स। तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर। देखिए ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है, यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो इंटीग्रेशन करना होता है कि नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। क्या करना होता है फिर, स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी, लूप तो जीरो। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट वायर है, कर्व वायर है कि लूप है, क्लियरली ये कर्व वायर है। तो हम लोग पी क्यू लगाएंगे, पी क्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, पी इनिशियल पॉइंट क्यू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट यहां है, ये पी क्यू हो गया ना, ये रहा पी क्यू। इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वही एक्चुअल फोर्स लगेगा ग्रीन वाले वायर पर। ये जो अभी वायर बना रहा हूं डार्क कलर में, मोटा सा वायर जो बना रहा हूं, इस पर जो फोर्स लगेगा यही पी क्यू होगा। तो इसी पर फोर्स निकाल देंगे हम लोग, ये लिख दे रहा हूं P और यहां लिख दे रहा हूं Q। इस पी क्यू पर जो फोर्स होगा वही ग्रीन वाले वायर पे एक्चुअल फोर्स होगा। तो लिख रहा हूं F बराबर I पी क्यू बी। अब पी क्यू क्या दिया हुआ है, L, तो आई एल बी, है ना, कितना इजी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला सवाल है कि फिर से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर गिवन है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी -z एक्सिस के लॉन्ग, और ये रहा एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, इस एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर रख रहा हूं मैं। तो मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर साइन वेव के शेप का है, ये एक करंट कैरिंग वायर साइन वेव के शेप का है, इसमें करंट फ्लो रहा आई। तो हम लोगों को इस पर फोर्स निकालना है। इक्वेशन गिवन है इसका, इस साइन वेव का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कैपिटल A साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये साइन वेव जो बना ना, साइन वेव, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको इससे पहले कि मैं सवाल का सॉल्यूशन बताऊं, जरा सा इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जो कि आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू
ए साइन 2π/λ इंटू एक्स लिखा है, तो लैम्डा वेवलेंथ होता है ना, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। ये तो ओरिजिन रहा, वेवलेंथ मतलब क्या हुआ, एक वेव का लेंथ, मतलब यहां पे आइए, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमा 0। ठीक है ना, तो ये हो गया। ये करंट कैरिंग वायर है, इस पर निकालना है फोर्स। तो बताइए क्या करें। सबसे पहले किस पर ध्यान देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया यूनिफॉर्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट वायर तो आई एल क्रॉस बी, कर्व वायर तो आई पी क्यू क्रॉस बी, और लूप तो 0। ये कैसा वायर है, ये वायर कर्व है, तो क्या लेंगे, आई पी क्यू क्रॉस बी। एफ इज इक्वल टू आई पी क्यू क्रॉस बी लेंगे ना। पी क्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पॉइंट को पी बोलते हैं, फाइनल पॉइंट को क्यू बोलते हैं। तो पी क्यू ये रहा, ये पी क्यू रहा ना, ये वायर पी क्यू है। इस पर जो फोर्स होगा वही फोर्स एक्चुअल में लगेगा ओरिजिनल वायर पर। तो पी क्यू कितना दिख रहा है, लैम्डा। तो आंसर क्या आया, आई लैम्डा बी। इतना इजी क्वेश्चन होते हैं सब, इतना आसान सवाल है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यह बी वेक्टर यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह के शेप का एक वायर रखा हुआ है। कैसा शेप है, देखिए बना रहा हूं मैं। करंट आई इंटर कर रहा है, शेप देखिएगा ध्यान से ना। इस तरह के शेप का एक वायर रखा हुआ है, फ्रेम है यह, ध्यान रखिएगा। ऊपर से करंट आई इंटर किया और नीचे करंट आई बाहर निकल गया। ये बीच वाले वायर का लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग को इस पर निकालना है फोर्स। ओके, इस पर फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए। कितने वायर दिख रहे हैं आपको टोटल, 3 वायर दिख रहे हैं ना। कितने वायर दिख रहे हैं टोटल, 3 दिख रहे हैं ना। तो मान लीजिए जब करंट आया आई तो डिवाइड हो गया, इधर आ गया I1 करंट इस तरफ से घूम के आया, I2 करंट बीच में चला गया और I3 करंट इधर से आ गया, ऐसे। तो 3 वायर हो गए, तीनों पर फोर्स निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है ना। तीनों पर फोर्स निकाल के जोड़ देंगे। तो मैं क्या लिखूं आंसर, F इज इक्वल टू F1 I1 पे, F2 I2 पे और F3 I3 पे, यह तीनों जोड़ देंगे, ठीक है ना। F1 क्या लिखूं बोलिए, F1 क्या लिखा जाए हो, I1 जिसमें जा रहा है दिख रहा है लेफ्ट वाला कर्व वायर। अगर कर्व वायर है तो क्या लेते हैं आप, आई पी क्यू क्रॉस बी ना। तो I1 P से लेके Q, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ऊपर लैंड P और नीचे लैंड Q। P से लेके Q तक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, यह दिया है L। अब नहीं दिख रहा है, ये जो कर्व वायर दिख रहा है I1 जिसमें करंट माने हैं आप, जिसमें करंट माने I1 लेफ्ट वाला, उसका टॉप एंड P और बॉटम एंड Q। तो P से Q का दूरी क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन में L गिवन है। तो आई पी क्यू बी मतलब I1 एल बी। F2 तो स्ट्रेट वायर है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, तो स्ट्रेट वायर पर सिंपल आई एल बी। F3 फिर सोचिए, I3 ये भी कर्व वायर है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए भी, आई पी क्यू बी। तो I मतलब I3, इसका भी पी क्यू वही है। सबसे राइट वाले वायर को देखिए, कर्व वायर को, जिसमें करंट I3 जा रहा था,
इसके लिए भी टॉप एंड P है, बॉटम एंड Q है, तो इसका भी PQ हुआ L, तो I3LB, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, L और B कॉमन ले लीजिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू LB। अब I ही तो सब में बट रहा है ना, कितना टोटल करंट आया था, I, ये टोटल करंट दिख रहा है ना, आई इंटर कर रहा है, ये आई इंटर कर रहा है ना, ये ना 3 भाग में बट गया, I1 I2 I3 में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, I। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इंप्लॉइज F इज इक्वल टू ILB। तो सवाल देखने में लगते हैं ये सब टफ, बट आप करने बैठ जाइए तो आपको लगेगा बहुत इजी है, ठीक है ना, बिल्कुल ही आसान होते हैं क्वेश्चन ये सब। बस आप क्या ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पर सवाल हो तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो समझिए सवाल आसान है। स्ट्रेट वायर IL क्रॉस बी, कर्व वायर IPQ क्रॉस बी, लूप तो जीरो। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यह एक XY प्लेन है, ये XY प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस स्पेस में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेक्टर फॉर्म में दे रहा हूं, 3I प्लस 4J प्लस K। मान लीजिए यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अब इस लाइन को रेफरेंस मानकर ये लाइन एक बनाइए 37 डिग्री पर। अब इसी लाइन को रेफरेंस मानकर एक सेमी सर्कुलर वायर रखा हुआ है, एक सेमी सर्कुलर वायर रखा हुआ है, ऐसे देखिए डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ऐसे ही रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में सब गिवन है कि ऐसे एक सेमी सर्कुलर वायर यहां रखा हुआ है। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है ना। इस सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर यहां मानिए, और इसका रेडियस, ये इसका रेडियस एज्यूम करिए 5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब बताइए इस सेमी सर्कुलर वायर पर क्या होगा फोर्स। अब हम लोग PQ तो खोज ले रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा I PQ क्रॉस B करना होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से कर नहीं पाएंगे आप। तो इस बार क्या करेंगे कि आप लोअर एंड को P और अपर एंड को Q मानिए, और PQ को भी वेक्टर में निकाल लेते हैं, है ना। जब आपको लगे कि आप I PQ क्रॉस B ओरली नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो आपको लगे कि क्रॉस प्रोडक्ट इजीली नहीं कर पा रहे हैं, ये जो PQ है, ये PQ वेक्टर, ये जो PQ वेक्टर है, इसको आप IJK में कैलकुलेट कर लीजिए, ये रहा PQ वेक्टर, ठीक। तो PQ वेक्टर लिख दे रहा हूं मैं, क्या हो गया PQ वेक्टर, बताइए PQ का मैग्नीट्यूड कितना है, डायमीटर हो गया ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक। तो चलिए मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, बाद में 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले अभी लिख रहा हूं। तो 10 cos थीटा I कैप 10 sin थीटा J कैप, है ना। जिधर एंगल दिया होता है, जहां से एंगल 37 दिया है, उधर कॉस कंपोनेंट आता है, दूसरी ओर साइन, तो 10 cos 37 I कैप प्लस 10 sin 37 J कैप, ठीक है ना। और इंटू 10 का पावर -2, बिकॉज ऑफ
10 सेंटीमीटर ले रखे हैं, तो ये मीटर्स में आ गया, ऐसा ही यूनिट बन गया। कोई दिक्कत है? अरे वेक्टर को सिंपल रिजॉल्व करते हैं ना, एल कॉस थीटा आई कैप एल साइन थीटा जे कैप, जिधर एंगल पर कॉस दूसरी ओर साइन, एक्स एक्सिस एंगल दिया 37, तो ये ले जाएगा कॉस, दूसरा आ जाएगा साइन, तो पी क्यू क्या आ गया बोलिए? कॉस 37 कितना होता है? 0.8, तो ये आ गया 8 आई कैप प्लस साइन 37 6.6, तो 10 इंटू 0.6 6 जे कैप इंटू 10 के पावर -2 तो था ही। ये क्या आ गया? ये आ गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है ना? फॉर्मूला लगाइए, एफ का वैल्यू क्या होता है? आई पी क्यू क्रॉस बी होता है ना। एफ कितना आ गया? आई का वैल्यू क्या रखूं? 4। अब क्या बचा? पी क्यू क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट से करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट बना दे रहा हूं मैं। क्या लिखें? पी पहले क्या लिखते हैं आप? आई जे और के। अब पहले पी क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू का कोएफिशिएंट 8 6 0, और अब बी का 3 4 1 है ना, और 10 का पावर -2 बाहर निकाल देता हूं मैं, जो 10 का पावर -2 है उसको बाहर निकाल देता हूं मैं। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। डिटरमिनेंट खोलने आता है ना, तो इस तरह से आंसर आ गया। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा टफ था ना, इसके पहले वाले 3 क्वेश्चन कितना इजी थे, क्योंकि वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ओरली कर ले रहे थे आप। क्यों? क्योंकि वहां पर पी क्यू और बी परपेंडिकुलर थे हर सवाल में। पहले 3 क्वेश्चन में पी क्यू और बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर थे। इस बार पी क्यू और बी परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट बना के कर लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये सीलिंग है, छत है, और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। लूप है, इसमें इसका लेंथ L है। ओके, और इस पूरे फ्रेम का मास m है। इस पूरे फ्रेम का मास m है, और इस लाइन से नीचे केवल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे इस लाइन से नीचे केवल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है ना, ये बी यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और इस वायर को आप हैंग कर रखें। ठीक, अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आई करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ, तो सवाल अब ये है कि करंट जो इसमें आई फ्लो हो रहा था, मान लीजिए अभी इस केस में इस रस्सी में, इस वायर में, इस रस्सी में स्ट्रिंग, जो भी मानिए, वायर रस्सी स्ट्रिंग कुछ भी मानिए, इसमें मान लीजिए टेंशन जो था वह T1 था। कितना था? T1। तो सवाल ये है, फाइंड चेंज इन टेंशन T1 if current in loop is reversed
इन डायरेक्शन। जब लूप में करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया तो टेंशन T1 में चेंज कितना आया, ये सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए, चलिए बना रहा हूं मैं। इनिशियल केस क्या है? इनिशियल केस है कि ये फ्रेम था, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था, यहां पर टेंशन T1 लगा, mg लगेगा, मास दिया है ना तो mg लगेगा। और अब मैग्नेटिक फोर्स बताइए किधर लगेगा? करंट किधर जा रहा है? करंट किधर जा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की बात अगर करूं मैं, मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होता है? आई एल क्रॉस बी होता है ना। तो मैं एल क्रॉस बी के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। एल किधर दिया हुआ है? आई कैप दिया है ना। करंट किधर जा रहा है अभी? एक्स डायरेक्शन में। तो डीएल किधर मानते हैं? करंट के डायरेक्शन में। तो एल भी किधर मानेंगे? करंट के डायरेक्शन में। एल वेक्टर मतलब आई कैप और बी वेक्टर मतलब माइनस के कैप। तो क्या आ जाएगा बोलिए? ये क्या आ जाएगा? आई क्रॉस माइनस के। क्या हो जाएगा ये? बना लीजिए, यहां पर, यहां बना के चेक कर लीजिए जल्दी से। ऐसे सर्किल बनाते हैं आप। यहां लिखिए आई, यहां लिखिए जे और यहां लिखिए के। तो क्या निकालना है आपको? आई क्रॉस के कर लीजिए, बाद में माइनस लगा देंगे। तो आई क्रॉस के पहले कर लीजिए, बाद में माइनस लगा देंगे। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आप आई क्रॉस के निकालते समय उल्टा ना आ रहे हैं, ठीक है ना। आई क्रॉस के निकालते समय आप उल्टा आ रहे हैं तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे, और माइनस पहले से ही लगा है तो क्या बन जाएगा? यह जे कैप बन गया ना, जे कैप। ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हुआ? इस पर ऊपर, एफ मैग्नेटिक। ठीक। तो टेंशन T1 लिखिए, T1 इज इक्वल टू mg माइनस एफ मैग्नेटिक। ये पहला इक्वेशन। एफ मैग्नेटिक हम लोग को लिखने आता है, आई एल बी लिख देंगे अब उसको बाद में। पहले देख तो ले क्या हो रहा है। फाइनल केस, फाइनल केस में क्या हुआ? फाइनल केस में करंट का डायरेक्शन बस बदल गया है। तो फाइनल केस में करंट का डायरेक्शन बदल दीजिए। इनिशियल करंट कैसे जा रहा था? इनिशियल डायरेक्शन क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनल डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो करंट के डायरेक्शन में बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो टेंशन मान लीजिए T2 हो गया, ये mg हो गया। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर था उसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। करंट बदल गया तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लिख दिया। और अब बताइए, टेंशन T2 कितना आ गया? mg प्लस एफ मैग्नेटिक। ठीक है ना। तो चेंज निकालना है आपको। क्या निकालना है? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 निकालना है। तो डेल्टा टी, T2 माइनस T1 करिए या T2 में से T1 घटाइए। क्या आ गया? 2Fm। फाइनल आंसर बोलिए। 2 है Fm ILB। तो सवाल कोई सा भी टफ नहीं है, बस पेशेंस रखिए और धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, अपने आप हो जाएगा सवाल, है ना। सब इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ये सीलिंग है, ये अभी सीलिंग है और यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। एक यहां से भी स्प्रिंग हैंग कर रहा हूं मैं, और यहां पर क्या है कि स्ट्रेट वायर है।
ये एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है जिसका मास m और लेंथ l गिवन है, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब इस पूरे सिस्टम को ऐसे एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी से जोड़ा जा रहा है, ऐसे एक रेजिस्टेंस और बैटरी से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो बैटरी का ईएमएफ E है, यह रेजिस्टेंस R है, और कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं मानना है, और कहीं भी रेजिस्टेंस एज्यूम नहीं करना है आपको, ओके। अब स्प्रिंग में अभी mg की वजह से कुछ इलोंगेशन रहा होगा, है कि नहीं। स्प्रिंग में इसी समय mg की वजह से भी तो कुछ इलोंगेशन रहा होगा। तो सवाल में कहा जा रहा है कि व्हेन अ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ दूसरी तरफ लिख रहा हूं, तो इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूं। व्हेन अ हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is applied perpendicular to plane of paper, then elongations in each spring is doubled, ठीक है ना। तो जब एक हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर लगाया गया तो दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन डबल हो गया। फाइंड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रखे हैं आप, फाइंड बी, यही सवाल है। तो बी का वैल्यू कितना अप्लाई किए हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रखे हैं आप, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इनिशियली एफबीडी अगर हम लोग बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे इनिशियली, तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, कोई बात नहीं, खाली mg नीचे लगेगा और स्प्रिंग फोर्स kx और स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा। ये इनिशियल केस है, ठीक है ना। तो जब सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं, तो मुझे लिखना होगा ऊपर 2kx और नीचे mg, इक्वेट करना होगा बस, ठीक है ना। फाइनली देखिए, फाइनली क्या हुआ, फाइनली दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन डबल हो गया। जब इलोंगेशन डबल हो गया यानी वायर और नीचे आ गया, ये जो वायर है और नीचे आ गया। चलिए मान लेता हूं यहां आ गया, दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन डबल हो गया, ये वायर मान लीजिए यहां आ गया ना, स्प्रिंग में इलोंगेशन डबल, तो वायर जो करंट कैरिंग वायर था वो यहां आ गया, ठीक, करंट कैरिंग वायर यहां आ गया। अब फाइनल कंडीशन में एफबीडी बनाइए, ये बताइए कि वायर नीचे क्यों आया, कौन सा ऐसा फोर्स लगा होगा जो वायर को नीचे खींच के ले आया, क्लियरली मैग्नेटिक फोर्स। तो फाइनली जब लोग एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाए आप, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाए इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पर डबल हो गया, यानी कौन नीचे खींचा, मैग्नेटिक फोर्स, और बाकी इलोंगेशन कितना हो गया, डबल। तो अब x की जगह क्या लेंगे, 2x, तो ये हो जाएगा 2kx,
स्प्रिंग फोर्स इधर का हो जाएगा 2kx। अब लिखिए, तो क्या लिखेंगे ऊपर 4, फोर्स कितना हो गया ऊपर 4kx, नीचे कितना mg, और क्या मैग्नेटिक फोर्स। ये इक्वेशन 2 हो गया। बस 1 और 2 सॉल्व करिए। आप 1 से kx का वैल्यू 2 में रख दीजिए। तो लिख रहा हूं मैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ रहा है 4kx, के 4kx है ना, 2kx mg है। इक्वेशन 1 देखिए, 2kx mg है तो 4kx 2mg, तो 2mg बराबर mg प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। अब आगे सोल्यूशन इधर कर दे रहा हूं, इधर जगह है मेरे पास, तो आगे इसका सोल्यूशन मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं यहां पर। तो क्या लिखूं अब, mg को LHS भेज दीजिए। तो mg इज इक्वल टू F मैग्नेटिक, है ना। F मैग्नेटिक का वैल्यू रखिए I की जगह क्या E/R, L और B, तो B आ गया यहां से। B कितना आ गया mg/r अपॉन, सही कर रहा हूं ना मैं, mg/r अपॉन L इंटू E। ये आ गया आंसर। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ही अप्लाई किया गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए सब आसान है, थोड़ा पेशेंस रखिए और सवाल ध्यानपूर्वक करते जाइए, सब आपको इजी लगेगा। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यह ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक ऐसे वायर रखा हुआ है, ये मान लीजिए ग्राउंड पर वायर रखा हुआ है इस तरह से। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं, छोटा सा ही वायर है यह। इस ग्राउंड पर इस तरह का एक वायर रखा हुआ है। ठीक है। इस वायर का लेंथ L, मास M गिवन है। इस वायर का लेंथ L और मास M गिवन है। ठीक है ना। ओके। अब इस स्पेस में कंसीडर करिए यह मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। ये वायर का कुछ नाम लिख दे रहा हूं मैं, चलिए PQ, PQ नाम लिख दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन है व्हेन current is flown, when current is flown in PQ for a small interval of time। ये सवाल देखिए थोड़ा सा बढ़िया है, यह IIT-JEE में कई बार पूछा गया है। ये बहुत बड़ा है IIT-JEE में, घुमा फिरा कर, लैंग्वेज बदलकर, डायग्राम बदलकर बहुत बनाया हुआ है ये, सब्जेक्टिव में, वो भी ऑब्जेक्टिव में नहीं, बहुत बनाया हुआ है। तो व्हेन करंट इज फ्लोन इन PQ फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए जब वायर PQ में करंट फ्लो कराया गया तो देखा गया देन वायर जंप, वायर जंप्स टू अ मैक्सिमम हाइट h, वायर जंप्स टू मैक्सिमम हाइट h। तो देखा गया कि वायर h हाइट तक जंप किया। ठीक है ना। तो अब सवाल में कहा गया फाइंड चार्ज फ्लोन, फाइंड चार्ज फ्लोन
थ्रू PQ in that small time। ध्यान रखिए, एक वायर है PQ, ग्राउंड पर रखा हुआ है, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वायर का मास सेम लेंथ एल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। ओके, अब किसी भी तरह से, किसी मैकेनिज्म से, वो मैकेनिज्म का यहां पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी भी मैकेनिज्म से वायर PQ में करंट पास कराया गया, जोड़ा गया होगा, कहीं सर्किट कंप्लीट करा के फिर सर्किट तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया गया होगा, तो मैकेनिज्म छोड़िए, एनी हाउ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करंट फ्लो कराया गया, तो देखा गया कि वायर मैक्सिमम हाइट H तक जंप किया, है ना, वायर मैक्सिमम हाइट H तक जंप किया, तो हमें उससे पूछा गया है कि उस स्मॉल टाइम में करंट फ्लो की वजह से चार्ज कितना पास हुआ होगा। ठीक है ना, तो देखिए हुआ क्या होगा, जैसे ही आप छोटे से इंटरवल में करंट फ्लो कराए होंगे तो अचानक से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा, अचानक से मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कोई चीज पड़ा हुआ है, अचानक उसको धक्का मार दीजिए, अचानक फोर्स लगा दीजिए, धक्का मार दीजिए, तो उसको वेलोसिटी मिल जाएगा, ऊपर जा रहा है तो इस वायर को ऊपर का वेलोसिटी ऐसे मिल गया होगा u, मान लीजिए ऊपर का वेलोसिटी u मिला, और उसके बाद करंट आप फ्लो कराना बंद कर दिए, करंट तो स्मॉल टाइम के लिए ना फ्लो कराया गया है, करंट फ्लो कराना बंद कर दिए तो मैग्नेटिक फोर्स खत्म। अब क्या होगा, जो करेगा ग्रेविटी करेगी, तो उस ग्रेविटी के इफेक्ट में ये वायर कहां तक जा पाया, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक H हाइट जा पाया यहां तक, अब इससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, और क्योंकि यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो गया, अधिक से अधिक H हाइट जा पाया, फाइनल वेलोसिटी इसका वहां पर जीरो हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो लिख दे रहा हूं मैं, v बराबर जीरो, कितना हाइट जंप कर पाया था यह H, ये सवाल में गिवन है ऐसे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लगा दूं मैं, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, v कितना दिया है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, u का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है ना, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब बताइए, ये अचानक वेलोसिटी u उसको कहां से मिला, मैग्नेटिक फोर्स से मिला, तो अब न्यूटन सा लगा रहा हूं मैं, F बराबर dp बाई dt, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू dp बाई dt, F क्या लिखूं, मैग्नेटिक फोर्स IL B बराबर dp बाई dt, dt को LHS भेज दीजिए, तो I dt खाली LHS छोड़िए, dp अपॉन LB नीचे ला दीजिए। ठीक है ना, क्या निकालना है, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन क्या होता है, चार्ज फ्लोन अगर क्यू लिख दूं मैं तो ये क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। ठीक है ना, आई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, यानी आप डीपी अपॉन एल बी को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम अपॉन एल बी, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम यू, तो एम यू अपॉन एल बी। ठीक है ना, एम यू अपॉन एल बी आ गया, बस यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू बराबर कितना है, यू बराबर इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2gh, तो क्यू कितना आ गया, एम अपॉन एल बी इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया। ओके, तो सवाल थोड़ा सा टफ था, क्यों, मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रहा है इसमें इसलिए, है ना, इसलिए सवाल स्लाइटली टफ था, मैग्नेटिज्म इसमें आसान है, एफ मैग्नेटिक आई एल बी लगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कैपिटल आई मान लीजिए, और इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ है ऐसे, इसमें करंट स्मॉल आई जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये साइड मान लीजिए ए है और ये साइड मान लीजिए स्मॉल बी है, दोनों वायर्स के बीच ये दूरी मान लीजिए एक्स है। तो सवाल है, फाइंड फोर्स ऑन लूप, लूप पर फोर्स निकालिए, यही क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है यह सवाल भी आपको आसान लगेगा। लूप में कितने वायर हैं? 4। लूप में 4 वायर हैं, चारों पर फोर्स निकालकर वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है ना। चारों पर फोर्स निकालकर वेक्टर सम कर लेंगे। चलिए बताइए, ये सबसे पहले लेफ्ट वाले वायर पर, लूप का जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म पर किधर फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग। इनफाइनाइट वायर में करंट ऊपर और इसमें भी करंट ऊपर, लाइक करंट्स, पैरेलल करंट्स में क्या होता है? अट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट याद रखिए, पैरेलल करंट में अट्रैक्शन, यह फोर्स हो गया F1, ठीक। इस वाले वायर पर मान लीजिए फोर्स ऊपर लगा F0, तो इस पर नीचे लगेगा F0। क्यों? ऊपर और नीचे वाले वायर सिमिलर है, बस करंट उल्टा हो गया, है कि नहीं। ऊपर वाला आर्म और नीचे वाले आर्म में अंतर क्या है? केवल करंट का ही तो अंतर हुआ, ऊपर वाले में करंट राइट तो नीचे वाले में करंट लेफ्ट, तो डायरेक्शन का फर्क आएगा बस। तो इस पे ऊपर F0 तो इस पे नीचे F0, ठीक है ना। हाँ, राइट वाले पर करंट उल्टा हुआ तो इस पर फोर्स F2। इनफाइनाइट वायर में करंट कितना? किधर? ऊपर, और इसमें करंट किधर? नीचे। राइट वाले में नीचे, उल्टा करंट, ये करंट ऊपर और ये करंट नीचे, उल्टा करंट तो रिपल्सन, F2 दूर की ओर, F0 कट गया, रिजल्टेंट फोर्स क्या निकालना है आपको? केवल F1 और माइनस F2, बस F1 F2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। देखिए ध्यान से, सब ओरली हो जाएगा। F1 I इंटू लेंथ इसका A, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई x, क्या लिख दिया मैंने? ILB लगा दिया ना, लगा दिया ना ILB। I इसमें करंट, लेंथ A और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का, माइनस F2, सब डायरेक्ट आ जाएगा। ILB इसके लिए लगा रहा हूं, तो IL कितना है इसका? A, और B कितना है? म्यू नॉट I अपॉन डिस्टेंस, R के क्या लेंगे? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है ना, तो 2 पाई कितना हुआ दूरी? x प्लस b, ठीक है ना। तो बस ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, कितना आसान। अच्छा चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं टॉर्क पे। टॉर्क पे अभी तक भी एक भी सवाल नहीं किया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं टॉर्क पे। मान लीजिए यह एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैपिटल आई मान लीजिए करंट है, कितना करंट है? कैपिटल आई। रिंग में किधर करंट है? एंटी क्लॉकवाइज, कैपिटल आई करंट है, ओके। अब इसके सेंटर पे एक छोटा सा लूप रखा हुआ है। छोटा लूप मतलब दोनों लूप का रेडियस अगर आप कंपेयर करेंगे तो छोटे लूप का रेडियस बहुत स्मॉल लेना है,
जैसे कि इस बड़े वाले लूप का रेडियस कैपिटल आर अगर आप मानते हैं, ये लूप का रेडियस कैपिटल आर मानते हैं, तो छोटे लूप का रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर की तुलना में बहुत छोटा। तो जो दूसरा लूप है वो रख रहा हूं मैं वेरी स्मॉल रेडियस का। दूसरी बात, दोनों लूप का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। एससीवी का सवाल है, इसे सवाल लिखूंगा नहीं, आपके पास है सवाल। ये दूसरे लूप का रेडियस स्मॉल आर है ना, और इसमें करंट स्मॉल आई, दोनों लूप का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओके, गिवन क्या है कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, देन फाइंड टॉर्क ऑन स्मॉलर लूप। फाइंड टॉर्क ऑन स्मॉलर लूप, ये सवाल है, ठीक। स्मॉलर लूप पे टॉर्क बताइए। ये सीवी का सवाल है, इसे पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा, एससीवी तो है ही ना सवाल ये। सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आपको टॉर्क पता ना, एम क्रॉस बी होता है, तो सबसे पहले एम निकालेंगे। एम क्या होता है? आई। हाँ, तो किसका एम निकालना है, किस पे टॉर्क निकालना है? छोटे लूप पर। तो छोटे लूप में करंट आई, स्मॉल आई, नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया पाई आर स्क्वायर, हो गया ना एम, ठीक। बी कितना लिखेंगे आप? बी कौन बनाएगा? बड़का लूप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बड़ा लूप बनाएगा। तो बड़े लूप का रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए सेंटर पे, कितना होता है? यूनिट आई बाई 2r होता है ना। तो बस टॉर्क का फॉर्मूला लगाइए। क्या लिखूं टॉर्क का फॉर्मूला में? टॉर्क हो गया एम बी साइन 90 डिग्री। 90 क्यों दिया हुआ है ना, दोनों लूप का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए, ठीक है ना। तो बस एम और बी दोनों ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आ गया आंसर? म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2r, ये तो था ही ना, बी तो इतना है ही, साइन 90 तो 1 हो गया। क्या लिखना है? एम और बी लिखना है ना, तो बी लिख दिया ना। अब क्या बचा? एम, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन होता है, देख लीजिए कितना आसान सवाल है, खाली वैल्यू ही तो रखा और क्या किया है कि नहीं। समझ लीजिए क्या किया है हम लोगों ने, कितना आसान तो है सवाल, ठीक है ना। चलिए, बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन की कमी तो है नहीं, चाहे जितना सवाल करते रहिए, लेकिन काम भर का प्रैक्टिस मैंने आपको करा दिया, बहुत सवाल कराया मैंने, लास्ट में खूब सवाल आपको कराया। ओके।